नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ पुनः श्री रवि शर्मा जी हैं और हम इंडस्ट्रियल हेम्प के ऊपर जो हमारी वार्ता चल रही थी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। इंडस्ट्रियल हेम्प के बारे में अब तक हमने एनडीपीएस एक्ट के बारे में बातचीत की, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बातें करी, अन्य राज्यों में इस पर क्या क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं उसके बारे में वार्तालाप की। आज हम इंडस्ट्रियल हेम्प की खेती के बारे में ही श्री रवीश जी से जानने का प्रयास करेंगे। रवि जी, इंडस्ट्रियल हेम्प के बारे में बहुत बड़ा हाइप क्रिएट कर दिया गया कि इसकी खेती बड़ी टेक्निकल है और कठिन है। इसके बारे में आप अपने अनुभव को साझा करेंगे। जी धन्यवाद आपका। मैं वही जो आप कह रहे हैं वो निश्चित रूप से हाइप क्रिएट किया गया, कॉर्पोरेट सेक्टर से हाइप ये क्रिएट किया गया। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नॉर्मल खेती या हाँ, नॉर्मल खेती में टेक्निकल इनपुट्स का समावेश करना जरूरी है। टेक्निकल, जब मैं टेक्निकल इनपुट्स की बात कर रहा हूँ कि सॉइल की टेस्टिंग हो जाए, क्योंकि देखिए इसमें पीएच की मात्रा 7 से ऊपर होनी अनिवार्य है, तभी इसकी जो खेती है वो अच्छी हो सकेगी। दूसरी बात, उसको कैसे किया जाए, उसके पीएच को बढ़ाने के लिए मैंने भी किया, लेकिन आपने उसमें ज़्यादा अच्छी तरीके से काम किया हुआ है कि हम एनपीके भी यूज कर सकते हैं, हम गोबर की खाद को भी यूज कर सकते हैं जिससे कि नाइट्रोजन हमारी बढ़ सके उसमें, उसी से इसकी खेती आगे चल सकेगी। दूसरी बात, हाँ ये जरूर है कि अब आपको ये देखना पड़ेगा विशिष्ट आप खेती क्या करना चाहते हैं, कि आप बीज का उत्पादन करना चाहते हैं या रेशे का उत्पादन करना चाहते हैं। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और दोनों के तरीके थोड़े से विभिन्न हैं। अब विभिन्न, जब मैं ये कह रहा हूँ कि विभिन्न है, देखिए आपको यदि रेशिया करना है तो आपको ये धारणा है कि आपका पेड़ ज्यादा लंबा होना चाहिए। लंबा पेड़ करने के लिए उसकी दूरी कम की जा सकती है जिससे कि वो नीचे झाड़ी नुमा ना बने, आगे बढ़े, जिससे कि जो मोटी डंठल है उससे रेशा निकल सके। जहां पर बीज की बात हम करते हैं तो वहां पर जितना झाड़ी नुमा हो जाएगा उतने बीज का उत्पादन ज्यादा होगा। तो ये एक बहुत नॉर्मल चीज है जो हमारा उत्तराखंड आदमी है जो इस पे खेती कर रहा है वो सबको पता है। हाइप जरूर क्रिएट किए गए कि वो बेड फार्मिंग होनी चाहिए और ड्रिप इरिगेशन होना चाहिए और ये होना चाहिए या पॉलियो। हाँ यस, मैं ये मान सकता हूँ कि यदि आप बीज का उत्पादन करने जा रहे हैं तो पॉली हाउस में यदि आप करेंगे तो जो ये हाईली पॉलिनेटेड क्रॉप है उसके ऊपर बहुत हद तक आप अंकुश वैसे ही लगा सकते हैं। यानी कि ये इंडस्ट्रियल हेम्प का जो पौधा होता है मेल और फीमेल अलग अलग होता है। जी बिल्कुल अलग अलग होता है। जब तक ये दोनों चीज नहीं होगी तब तक आपका फ्रूटिंग संभव नहीं होगा। तो इसमें जो मेल और फीमेल पौधा जो इसका अलग अलग होता है, तो ज़्यादा उपयोग इसमें फीमेल वाले पौधे का होता है। वो पेड़ भी ज़्यादा लंबा जाता है और उसकी रेशे भी ज़्यादा काम आते हैं। आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे कि किस एल्टीट्यूड पे और किस मौसम के अंदर किस प्रकार से हो सकता है? देखिए जहाँ तक टेक्निकल की बात है, मैं नॉर्मल बिल्कुल किसान की बात करना चाहता हूँ कि अमेरिका में भी हो रहा है, कनाडा में भी हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है और हिंदुस्तान के सारे जंगलों में हो रहा है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि 0 से लेके 50 डिग्री के बीच में कहीं पर भी इसकी उपज की जा सकती है, जहां तक टेम्परेचर की बात है। जहां तक ऑल्टीट्यूड की बात है, अल्पाइन में भी हो रहा है, कनाडा में भी हो रहा है, तो ऑल्टीट्यूड हाई पे ऑल्टीट्यूड रहेगा तो वहां पर भी हो रहा है, लो पे भी हो रहा है। लो पे उपज हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूर एक रिसर्च या अनुसंधान का केंद्र है कि जो उपज है या यील्ड है उसमें कितना फर्क है। ठीक है। अभी जैसे उत्तराखंड का किसान अगर इंडस्ट्रियल हेम्प की खेती करना चाहता है तो अगर मान लीजिए किसी किसान ने लाइसेंस प्राप्त कर लिया, उसे अपने खेत के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि तार बाड़ वगैरह इन सब के बारे में? देखिए मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आप फैक्टर वाइज, क्योंकि मैंने इसकी थोड़ी सी तैयारी की थी तो मैं आपको बताता हूँ, फैक्टर वाइज आप देखेंगे कि देखिए इसमें आपको पहले लैंड का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। लैंड का डेवलपमेंट का इन द सेंस नराई गुड़ाई, उसमें अच्छी तरीके से खाद, सॉइल का सॉलिफिकेशन करना जरूरी है जिससे कि कीड़े वगैरह का ना हो, और उसके लिए चाहे नीम को यूज करें चाहे आप बोरेक्स या किसी और चीज को यूज करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ अब जो ये कर रहे हैं इसके साथ साथ जो देह है वो देह क्या है कि देह आपका सीड का प्रोडक्शन करना है या फाइबर का प्रोडक्शन करना है। यदि आपको सीड का प्रोडक्शन करना है तो पॉली हाउस,
मतलब उसका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। उसका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, पॉली हाउस का खर्चे के साथ साथ गवर्नमेंट अभी आपको 55% सब्सिडी दे रही है। छोटे पॉली हाउस पे शायद 80% भी दे वो छोटे पॉली हाउस में 80% भी दे रही है, लेकिन मैं 55% नॉर्मल मान के चलता हूँ कि 55% सब्सिडी आपको मिल जाएगी। छोटे पॉली हाउस के लिए 70 से 80% की सब्सिडी मिलती है। ठीक। आप यदि वो करते हैं तो आप सीड प्रोडक्शन अच्छा कर सकेंगे, क्योंकि उसमें आप एक चीज को तो रोक सकेंगे, जो बग है बाहर का या जिसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, उसको आप कंट्रोल पॉली हाउस के अंदर कर सकेंगे, टेम्परेचर को भी कर सकेंगे और पेस्ट मैनेजमेंट पॉली हाउस में ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। जैसा कि लोगों के बारे में मैं पढ़ रहा था, गूगल वगैरह कर रहा था कि इसमें तो कीड़े लगते ही नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगते, कुछ कीड़े तो लगते ही हैं। और दूसरी बात जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसको 2 इंची तक पौधा आ जाएगा तब तक तो आपको इसको बच्चे की तरह पालना पड़ेगा, क्योंकि इसके सीड में ऑयल होता है और वहाँ पर पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा हो सकता है जब सीड को आप बुआई करते हैं। उस पीरियड में थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे की तरह पालन पोषण करने की आवश्यकता होगी। वो तो हर पौधे को पड़ती है, हर किसान करता है। ये इसमें थोड़ा सा मात्रा इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि इसके सीड में ऑयल ज़्यादा होता है और उसके ऊपर कीड़े जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। मैं किसान के परिप्रेक्ष्य में सवाल को पुनः दोहराने की कोशिश करूँगा कि किसान लगभग 1 एकड़ में कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा और उसको कितने दिन के बाद कितना रिटर्न मिलेगा? जी देखिए, ये आप ये मान के चलें 110 दिन की क्रॉप है, ठीक है, कंप्लीट क्रॉप, जिसमें आप बीज ले रहे हैं। यदि आप बीज नहीं ले रहे हैं, केवल फाइबर पे काम कर रहे हैं, तो 100 दिन में आपकी ये क्रॉप तैयार है। मतलब 3-3.5 महीने का 3 महीने के करीब आपकी ये क्रॉप तैयार है। अब इसमें पॉली हाउस भी आ गया। यदि सीड सोइंग के लिए लेबर लेते हैं, उसको भी मैं इंक्लूड कर दूं। सीड जो सोइंग लेबर है या वीडिंग करना, खरपतवार निकालने वाली बात है, सब कुछ मिला के खाद डालना, खाद की कॉस्ट को भी मैं जोड़ दूं और इसमें ड्रिप इरिगेशन कॉस्ट को भी मैं जोड़ दूं। तो आप ये मान के चले पॉली हाउस को जोड़ते हुए 1 एकड़ में आप जो हमने और आपने निकाला था वो करीब करीब बनता है 7,82,000 सब्सिडी छोड़ते हुए। मैं अभी सब्सिडी को जोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। यदि हम सब्सिडी जोड़ देते हैं तो 1 एकड़ में पॉली हाउस के अंदर यदि आप करेंगे काम, तो आप ये मान कर 4 लाख रुपए आपका लगेगा, सब्सिडी आपको मिल जाएगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना तो जाएगा, वन टाइम ओनली, क्योंकि आपका पॉली हाउस 15 साल का होगा। उसको प्रोराटा बेसिस पे लेते हो तो ये 3 लाख रुपए आ जाता है। मिलेगा कितना? अब मैं वही बात कर रहा हूँ, यदि हमने इसको किया, अब मिलने पे भी 3-4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपका जर्मिनेशन कितना है, मेल फीमेल रेशियो कितना है, उसके हिसाब से यदि मैं देखूं। और मैंने एक जो हम दोनों ने इंडस्ट्रियल हेम्प में फाइबर और बीज के बारे में ही बता, बस पत्ते का इस्तेमाल के बारे में नहीं, बिल्कुल नहीं, ना पत्ते का ना इसके रूट्स का, ठीक है। मैं केवल उसकी बात कर रहा हूँ जो हमने और आपने एक बार एस्टीमेट, काफी लंबा हमने वो काम किया था, 1-1.5 महीने तक काम किया था, 3-4 जगह पे देखने के बाद, एक्सपीरियंस देने के बाद, कि यदि हम ये मान कर रहे हैं जर्मिनेशन 70% है और 30% उसमें मेल प्लांट है, तो जो बाकी बचता है वो फीमेल प्लांट है जिसमें आप सीड निकाल सकेंगे। यदि हम उसको लेके चलते हैं तो पहली क्रॉप जो आपकी निकलेगी, उस क्रॉप का जो पैसा जो नॉर्मल 50 रुपए के हिसाब से या 300 रुपए के 300 रुपए और 200 रुपए के सीड के हिसाब से, 1 रुपए किलो हर्ड के हिसाब से और 50 रुपए किलो फाइबर जो रेटिंग नॉर्मल रेटिंग कर सकते हो, उसको निकालते हुए 4,50,000 रुपए पहली क्रॉप में आपको निकल जाएगा। मतलब अब ये समझ के चलें आप कि जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है सब्सिडी के बाद और जो क्रॉप निकली है वो ब्रेक इवन पॉइंट पहली फसल में पहुंच जाएगा। 1 साल में आप 2 फसल इसमें आराम से निकाल सकते हैं पॉली हाउस के। हाँ, तो हम ये मान के चलें दूसरी जो फसल हो उसमें पॉली हाउस भी नहीं लगाना है, बंजर भूमि जो पड़ी हुई थी उसको दोबारा से प्रिपेयर भी नहीं करना है, ड्रिप इरिगेशन, पानी, ये वो सारी व्यवस्था होगी। दूसरे में लगभग कितना खर्चा आएगा? 42,000 रुपए से 90,000 रुपए तक का केवल। और आमदनी वही नॉर्मल आमदनी वही मान के चले आप कि 4,50,000।
इन 3 महीने में उसके एवरेज मान के चले 70,000 रुपये मान के चले, 70,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके उसे 4.5 लाख रुपए के आसपास दूसरी की बात है, दूसरी फसल में उसको इतना। तो यदि वो 4 क्रॉप निकालता है तो उसका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 3:1 का आ जाएगा, ये निश्चित है। मतलब 1 रुपया लगा के 3 रुपये मिल जाएगा, 1:3 का रेशियो निकल जाएगा 4 क्रॉप के बाद। सब ये तो बहुत ही अच्छी फसल है, बहुत ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। सवाल मेरा दूसरा इससे रिलेटेड है, मान लीजिए मैंने उगा दिया, बेचूंगा कहाँ? देखिए बस मैंने वही आपको विगत में बात की थी कि हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक है, इसको शुरू करने से पहले। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि देखिए सरकार ने कुछ काम किए थे और विगत 2005 में भी आदेश मुख्य सचिव महोदय के द्वारा निकला था, तब डॉक्टर टोलिया मुख्य सचिव हुआ करते थे, उनके द्वारा भी निकाला गया था और उसमें एक बैम्बू बोर्ड की स्थापना की गई थी जो काश्तकारों से इसका फाइबर कलेक्ट करेगा, खरीदेगा और उसको आगे निस्तारण किया जाएगा। कॉर्पोरेट जो भी लेना चाहते हैं, वो एक मिडल गवर्नमेंट हब बन गया था, वो अभी भी इस्टेब्लिश्ड है। फाइबर तो वहां पर बेचा जा सकता है, ठीक है। बीज की आप वही मैं बीज जब तक आप अभी तक जो ट्रेडिंग हो रही है वो इलीगल ट्रेडिंग हो रही है, मैंने पहले भी आपको बताया था। बीज को जब तक आप सीड एक्ट में नहीं लाओगे तब तक आप उसको खुले बाजार में मंडी में जाके नहीं बेच सकते हो। जी बिक रहा है, लेकिन वो जो बिक रहा है वो केवल अपने पर्सनल यूज के लिए, कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए नहीं बिक रहा है, पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में तो हम चटनी बनाते हैं, रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड विटामिन है, हम इसकी चटनी भी खाते हैं। अभी आज की तारीख में अगर मैं कल अपने खेत में इंडस्ट्रियल की बुआई कर देता हूँ तो मेरे को मार्केट केवल बैम्बू एंड फाइबर बोर्ड है। बैम्बू फाइबर बोर्ड है अभी, लेकिन फाइबर तो आप दूसरी जगह पे भी बेच सकेंगे। अभी एट रैंडम उत्तराखंड में बैम्बू बोर्ड जरूर है जो आपका फाइबर ले रहा है, दूसरे लोग भी ले रहे हैं, वो आते हैं लेके जाते हैं, लेकिन कोई फिक्स मार्केट, स्ट्रक्चर्ड मार्केट नहीं। तो जो स्ट्रक्चर्ड है वो एक ही एजेंसी है बैम्बू बोर्ड, जो गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट को इसके लिए अपनी मार्केट भी इस्टेब्लिश करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके लिए पूरा जैसे हमने पिछली बार डिस्कशन किया था कि पूरी की पूरी पॉलिसीज, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जो उसके लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो फाइनल प्रोड्यूसर के बाद जो फाइनल कंज्यूमर है, उस तक पहुँचाने के लिए सरकार को थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। और जो आप पिछली बार बताते कि कई बिलियंस का मार्केट है, अभी भी मैं 3 ट्रिलियन की बात कर रहा हूँ, मैं बिलियन की नहीं बात कर रहा हूँ, 3 ट्रिलियन का वर्ल्ड में इसका मार्केट है, जिसमें सारा कुछ है, फाइबर भी है और बाई प्रोडक्ट्स भी हैं, कॉस्मेटिक्स के सामान भी हो गए, चॉकलेट्स बन रही है आजकल, इसका बियर का बहुत ज्यादा प्रचलन हो रहा है, यूरोप में हैम बियर का बहुत ज्यादा है इसका प्रचलन, वो भी चल रहा है, बहुत प्रोडक्ट्स इसके बन रहे हैं। फिर वापस अपने उसी सवाल पे आऊंगा, जो आपने मेरे को रेट बताया 4.5 लाख रुपए, उसमें पत्तों का तो कोई यूटिलाइजेशन जी नहीं, मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ। अगर हम पत्ते भी यूज कर ले तो फिर किसान को और 1 लाख रुपए पत्ते के साथ, प्लस जो इसकी जो जड़ें हैं, जड़ों को आयुर्वेदिक में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, आयुर्वेदिक दवाई में जड़ों में वो न्यूट्रिशंस हैं, वही कह रहा हूँ। लेकिन उसका मार्केट को अभी स्ट्रक्चर्ड रूप में लाने में गवर्नमेंट को आगे पहल करनी पड़ेगी। आपका ये विचार है कि क्या उत्तराखंड गवर्नमेंट अकेले अपने लेवल पे करेगी या उसे केंद्र सरकार को भी अप्रोच करना चाहिए एनडीपीएस एक्ट में बदलाव लाने के लिए, मार्केट के लिए, और जो टीएसटी की जो वैल्यू है उसको कमियां ज़्यादा करने के लिए उत्तराखंड सरकार को केंद्र सरकार को अप्रोच करना चाहिए? इसके बारे में देखिए, सीड एक्ट में संशोधन, मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक सीड एक्ट में संशोधन नहीं करेंगे, सारी जो ऑफशूट्स है वो सीड से ही है ना, हाँ। जो भी है, तो भारत सरकार के बिना तो काम राज्य सरकार कर नहीं पाएगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो राज्य सरकार के निहित में नहीं है, राज्य सरकार के अधिकार में नहीं है, वो भारत सरकार जब तक नहीं करेगी तब तक नहीं। एनडीपीएस एक्ट में संशोधन वो भी वहीं से हो पाएगा, सीड का इंक्लूजन इन सीड एक्ट वो भी केंद्र सरकार से हो पाएगा, और जो इसके बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे वो एफएसएसआई का जो रजिस्ट्रेशन है वो तभी हो पाएगा जब सीड एक्ट के अंदर इसके सीड को ले आएंगे आप। जो इसकी लीव्स हैं, आप ठंडाई बनाइए ना, कौन रोकता है आपको ठंडाई बनाने के लिए?
लेकिन बनेगा तो तभी ना जब एफएसएसआई का आपका लाइसेंस होगा। अब एफएसएसआई लाइसेंस तब देगी जब आप इसके बीज को ले आएंगे तो इसके जो बाय प्रोडक्ट्स है वो रिकॉग्नाइज माने जाएंगे, तो एफएसएसआई भी उसका लाइसेंस देगी आपको। तो रवि जी, जैसा मेरी समझ में आया है, किसान को इंडस्ट्रियल हेम्प की खेती से बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचने की संभावना बनती है, परंतु इसके लिए उत्तराखंड की जो सरकार है उसको केंद्र सरकार के साथ मिलकर सीड्स एक्ट में संशोधन करने की जरूरत है, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट को दुरुस्त करने की जरूरत है और नए शोध करने की भी जरूरत है, क्योंकि जो 0.3% THC वाला जो किस्सा है, तो हिंदुस्तान के अंदर जो हजारों वैरायटी है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन से होता है, जी। यानी कि दो अलग अलग वैरायटी के हेम्प के पौधे हैं तो एक तीसरी वैरायटी का हेम्प का पौधा आराम से विकसित हो जाएगा। तो उत्तराखंड में जो पंतनगर यूनिवर्सिटी है, बरसार यूनिवर्सिटी है, या हिमाचल में भी अलग अलग दूसरी यूनिवर्सिटीज है, ये इसके ऊपर कुछ काम करिए अगर आपके संज्ञान में। जी। देखिए, हिमाचल में भी काम चल रहा है, बिलासपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसका काम चल रहा है। आपका जीबी पंत यूनिवर्सिटी में भी काम चल रहा है, बल्कि अल्मोड़ा में तो उनका जॉइंट वेंचर में काम चल रहा है। कोई कंपनी है जिसका नाम है मेमोहेम, उसके साथ वो सीड डेवलपमेंट का काम चल रहा है, लेकिन वो किस स्तर तक पहुंचा किसी को नहीं पता है अभी। खासकर मुझे तो नहीं पता है कि वो किस स्तर तक उन्होंने पहुंचा दिया। उसके सीड्स बाहर से भी लाए थे, क्रॉस पॉलिनेशन करके उसको आगे डेवलप करना। देखिए, इतना आसान नहीं है कोई भी रिसर्च के बाद सीड को लाना। कम से कम 2.5 से 3 साल आप मान के चले, डेडिकेटेड रिसर्च होगी, तब वो सीड स्पेसिफाइड हो जाएगा। हाँ, वो जब स्पेसिफाइड हो जाएगा तब आप उसका रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ भी ये मान के चलूँ कि इमीडिएट टर्म में सरकार को अपने सीड एक्ट में संशोधन करके इसके बीज जो फॉरेन कंट्रीज में, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज ने जो डेवलप करा है अनुसंधान के द्वारा, उसको भारत आयात करके जल्दी से जल्दी इसको शुरू कर सकता है। मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। हाँ, अभी आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास 100 से ज़्यादा वेराइटी है, ठीक है, बहुत भी ज़्यादा होगी। मैं 100 में आ लेता हूँ। उस 100 वेराइटी में, क्योंकि एक रिसर्च हुई थी, नॉर्मल रिसर्च हुई है जीबी पंत की, उसमें ये निकला था कि कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर लाइन, जिसको लाइन बोला जाता है जी, कि लाइन में भी वहां पर 1% और बिलो 1% का THC लेवल भी मिला है। वो उत्तराखंड में भी कुछ एरिया है और हिमाचल में भी कुछ एरिया है जी। कुछ एरिया में पहुंच जाता है, ठीक है। हम उसका क्रॉस ब्रीडिंग करके उसको उस लेवल पे ला सकते हैं, लेकिन वही कह रहा हूँ कि डेडिकेटेड रिसर्च की जरूरत होगी। हाँ, जो अभी इनिशियल काम करना, इनिशियल यदि इसको काम आगे चलाना भी है, यस आप ठीक कह रहे हैं कि बाहर से लाके कुछ को अनुसंधान में डाल के कुछ को नर्सरी, सीड नर्सरी की तैयारी करनी पड़ेगी हमारी सरकार को, राज्य सरकार को। सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो गया सीड नर्सरी, और उसके साथ साथ इस सीड को सीड एक्ट में इंक्लूजन कराने की जरूरत है, हेम्प सीड्स को, और साथ साथ सीड नर्सरी को डेवलप करें। बहुत सुंदर। रवि जी, हम इन चर्चाओं को आगे भी जारी रखेंगे, और हम ये जो चर्चाएं कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है, उत्तराखंड का जो राजस्व है, किन किन माध्यम से आगे बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल हेम्प उत्तराखंड पहला राज्य था, इसलिए हमने इंडस्ट्रियल हेम्प के ऊपर कई सारी सीरीज कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, ताकि सरकार इन बातों में से कोई एक आध बात को लेके आगे बढ़ने का प्रयास करे। और जैसा सर ने बताया है कि पंतनगर में भी रिसर्च चल रही है और हिमाचल में भी रिसर्च चल रही है, बहुत ही जल्द हम आशा करते हैं हमारे किसानों को इंडस्ट्रियल हेम्प के सीड उपलब्ध हो जाएंगे और वो आसानी से इसकी खेती कर पाए। बहुत आसानी से खेती, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज अभी मैं फिर से दोबारा से यही कहना चाहता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने भी किया, और मेरे से ज्यादा तो आपने किया। 2 फार्म को डेवलप किया था IIHR को, और आपने करके देखा, और आपने तो वहां पर वेराइटी भी निकाली थी। लेकिन जो हमारे चेक्स एंड बैलेंसेज है, उसके कारण से हम उसको ट्रेडिंग मोड में, कमर्शियल मोड में नहीं ला पाए। ये तो आप भी मानते हैं। जो हमारा जो पहला निकला था उसमें 0.28% THC था, जो हमारी छठी क्रॉप निकली थी उसमें 0.02 भी आ गया। हाँ, तो किसान लोग आशा करते हैं हमारे किसानों को इंडस्ट्रियल हेम्प के बीज जल्दी उपलब्ध होंगे। सरकार भी इस तरफ ध्यान देगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी इस तरफ ध्यान देंगी, और इंडस्ट्रियल हेम्प सीड्स को जो है वो सीड सेक्टर के अंदर इंक्लूड करेगी। रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।